नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल समराइज में। आज बात करेंगे तीन चीज़ों पर जो आपस में जुड़ी भी हुई हैं। पहली जो मैं शुरू करता हूं कि एनडीए माने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस माने भारत में आज जो गठबंधन सरकार में है वो इतना डरा हुआ क्यों। हम देख रहे हैं भाजपा लगातार पुराने अलायंस पार्टनर्स को वापस लाने की कोशिश कर रही है, बाकी अलायंसेस को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जीतन राम मांझी बिहार में जो महागठबंधन है उसके बहुत छोटे अलायंस पार्टनर थे, 3-4 विधायक उनकी पार्टी के थे, उनको वापस लाने की कोशिश की। वीआईपी के साथ यही किया। हमने देखा कैसे उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका भी प्रभाव 10-12 सीटों से ज़्यादा पे नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में कितनी सीटें जीती है उनकी सुहलदेव समाज पार्टी हम जानते हैं, उनको वापस लाने की कोशिश। महाराष्ट्र में जिन अजित पवार को सबसे बड़ा भ्रष्ट बताते रहे, जिस एनसीपी को चोर लुटेरों की पार्टी बताते रहे, 5 दिन पहले चोर लुटेरों की पार्टी बताया मध्य प्रदेश में भोपाल के अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में। उन्हीं अजित पवार के साथ एनसीपी का दावा तो ये है कि पूरी एनसीपी उनके साथ है नहीं, लेकिन फिर भी उनको न केवल गठबंधन में लाना बल्कि वित्त मंत्री बनाना, डिप्टी सीएम के साथ साथ महाराष्ट्र का फाइनेंस मिनिस्टर बनाना। महाराष्ट्र इस देश के सबसे अमीर स्टेट्स में से है और उसका फाइनेंस मिनिस्टर बहुत बड़ी पावरफुल एक हैसियत रखता है, और ख़ास तौर पे इलेक्टोरल फंडिंग में जबकि 2024 सामने हो तो महाराष्ट्र का फाइनेंस मिनिस्टर एनसीपी को बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बताता है, एक बहुत बड़ा डर बता रहा है, एक बहुत छटपटाहट बता रहा है। आप देखिए भाजपा लगातार कोशिश कर रही है आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को वापस लाने की एनडीए में, जबकि तेलुगु देशम भी बहुत बुरी तरह से चुनाव हारी थी वहां पे वाईएसआर कांग्रेस से, जगन रेड्डी की पार्टी से। आप देखें वो बीजू जनता दल से बात कर रही है। आप देखें कि भाजपा कल से ही लगातार, कल से ही नहीं, फॉर अ कपल ऑफ डेज दे आर लाइक गिविंग दीज सिग्नल्स कि जनता दल सेकुलर को भी वो अपने गठबंधन में लाएं। तो ये छटपटाहट क्यों है, ये डर क्यों है? अगर मोदी जी इनविंसिबल हैं, अजेय हैं, जैसा कि उनकी पार्टी कहती रहती है, जैसा कि एक कोशिश की जाती है एक माहौल बनाने की, एक नैरेटिव सेट करने की मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा और साथ साथ सोशल मीडिया में, तो अगर अजेय हैं और 2024 इतनी ताकत से जीत रहे हैं तो इतने छोटे छोटे प्लेयर्स से लेकर के बड़े बड़े प्लेयर्स को अपने साथ लाने की छटपटाहट क्यों? और वहीं पे एक जो दूसरा मिथ बनाया गया है वो बस्ट होता है। आप देखें कि इनकी सोशल मीडिया का लगातार का एक दावा है, अगर आप बीजेपी आईटी सेल को देखेंगे, शेर अकेला चलता है। शेर मतलब मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी। क्या शेर सच में अकेला है? एनडीए में कुल 30 पार्टियां हैं और इन 30 पार्टियों में जो अभी वापस आ रही हैं मैंने उनको जोड़ा नहीं। इसमें बीजू जनता दल शामिल नहीं है जिसको एनडीए लाने की कोशिश कर रहा है, इसमें जेडीएस शामिल नहीं है, इसमें तेलुगु देशम पार्टी शामिल नहीं, इसमें राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी, वो शामिल नहीं है, जिससे बीजेपी लगातार अलायंस करने की कोशिश कर रही है और मीडिया में सुगबुगाहट, और इसके खिलाफ विपक्ष, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आज की डेट में 24 पार्टियां शामिल हैं, एट मैक्स 24 पार्टीज। तो ये शेर अकेला चलता है वाला जो शेर है भाई, इसने तो एक 30, अब आप इनको जो भी कहना चाहें, मैं जो भी मतलब एनिमल किंगडम से आप उदाहरण लेना चाहें, तो ये 30 लोगों का एक झुंड है, शेर अकेला नहीं, वो झुंड में। इसके सामने जो अपोजिशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 24 पार्टीज हैं जो भी अभी कंफर्म नहीं, 30 वर्सेस 24, ये सीधा सीधा हिसाब, न एक कम न एक ज़्यादा, जिसमें आप अभी भी कमोबेश तय नहीं है, क्योंकि आप जहां भी जिन 2 स्टेट्स में वो सीधी फाइट में है कांग्रेस से, पंजाब और दिल्ली, तो वो इस गठबंधन में जो अपोजिशन का बनता है, आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, आएगी तो कैसे आएगी हमें पता नहीं। भाजपा लगातार और जिस तरह से पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रही, मैंने बताया ही, एचएएम, जीतन राम मांझी की एचएएम को तोड़ के ले गई, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा को तोड़ के अभी वो वापस ले गए,
और इतना महत्वपूर्ण था उनके लिए ये तोड़ना कि अमित शाह जी, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कि नहीं देश में राजनीति में समय नंबर 2 है, उनके आगे सिर्फ मोदी हैं, वो शामिल कराते हैं ओम प्रकाश राजभर को, जो ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 सीटों पे प्रभाव रखते हैं। और हमने देखा है कितनी सीटें जीती उन्होंने अभी। तो इसका मतलब है कि भाजपा डरी हुई है और बुरी तरह से डरी हुई है। वो डरी हुई है कि 2024 हारेंगे, और ये जो डर है वो निकलता है एक दूसरे मिथक के बार बार टूटने से कि मोदी जी अजय हैं। हमने देखा कर्नाटक में मोदी जी ने किस तरह से कैंपेन किया था, कितनी ताकत से कैंपेन किया था, अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, दुनिया का सबसे लंबा रोड शो किया था। और कर्नाटका में जिस लेवल की हार हुई है उनकी, बागी कैंडिडेट्स को उन्होंने हिमाचल में भी फोन किया था, कर्नाटका में भी फोन किया था, और दोनों स्टेट में जिस बुरी तरह से हार हुई, या उसके पहले अगर हम देखें पंजाब में जिस बुरी तरह से हार हुई, भले ही वो फ्रेंच प्लेयर थे पंजाब में, या अगर हम देखें दिल्ली में एक नई पैदा हुई आम आदमी पार्टी ने 2 तरह से जिस बुरी तरह से हराया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैंपेन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नेशनल कैपिटल है दिल्ली, जहां पे मोदी जी खुद सरकार में बैठते हैं, और वहां पे 2-2 बार जिस बुरी तरह से हराया। तो इसका मतलब है कि मोदी जी इनविंसिबल नहीं। साउथ में कभी नहीं जीते कर्नाटक छोड़कर, और कर्नाटक गंवा के आए हैं, वहां से खाता खुला है। महाराष्ट्र और कर्नाटक ये 2 स्टेट हैं जिनमें दोनों में मिला के आई थिंक 80+ सीट्स हैं लोकसभा की, 88 सीट्स हैं मेरे ख्याल से, और इनमें से अपोजिशन के पास ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 है। 2019 में इन 88-90 सीटों में से 7-8 सीटें छोड़ के पूरी की पूरी इन्होंने जीती। यूपी में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे चुके हैं 2014 में, 2019 में उसके नीचे आए थे। 2024 मुझे नहीं लगता है कि इस बार 2019 दोहरा लें, वही बहुत। गुजरात एवरी सिंगल सीट, राजस्थान मेरे ख्याल से केवल 1 सीट हारे थे। तो इनका जो डर है दिख रहा है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी सेट नहीं होती, लोग सच देखने लगते हैं। 5 साल जब में आप पहला चुनाव लड़ते हैं तो लगता है ठीक है, नोटबंदी असफल नहीं हुई है, शायद उसके प्रभाव दिखेंगे। जीएसटी असफल नहीं हुई है, शायद उसके प्रभाव दिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है और आपकी सरकार खुद बताती है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जी रहे हैं, ये आपके चुनाव प्रचार का एक मेन कैंपेन पॉइंट बनता है, तो लोगों को दिखता है कि अगर 80 करोड़ लोग राशन पे जी रहे हैं 5 किलो, और तब जब आप फर्जी रेवड़ी की बात करते हैं तो उनको समझ में आता है कि आपके कहे हुए में और जो जमीन में हो रहा है उसमें फर्क। जब ऑर्गेनाइजर, जो आरएसएस का ही बेसिकली ऑर्गन है, ये लोग कभी मानते नहीं ये सारी बातें, लेकिन जो मुखपत्र है उसका 5 अजन्य के साथ, जब वो लिखता है कि मोदी इज नॉट इनविंसिबल एनी मोर, मोदी फैटिग इज सेटिंग इन, मोदी नाम अब अजय नहीं रहा, अब थकान उतर रही है। आप ध्यान दीजिए, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश दोनों में उनके कैंपेन का स्लोगन था कि आप कैंडिडेट मत देखिए, जहां जहां भाजपा लड़ रही है मैं स्वयं लड़ रहा हूं, मोदी जी लड़ रहे हैं। और हिमाचल और कर्नाटक दोनों ने इसको नकारा है। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि थिंग्स आर नॉट द सेम, और ये जो फैटीग है वो सेट हो चुका है। अब समझ में आ रहा है कि जनता को आप एक लेवल के बाद हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते। आपको प्रसिद्ध कथन याद होगा, आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, बट आप सभी लोगों को सभी समय के लिए मूर्ख बनाकर नहीं रख सकते। यू कैन फूल सम पीपुल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपुल फॉर ऑल द टाइम। हमारा निर्यात घट रहा है, रोजगार की हालत खराब, महंगाई, टमाटर हम देख रहे हैं, डीजल पेट्रोल हम देख रहे हैं, रेलगाड़ियों के किराए हम देख रहे हैं, रेलों का चलना बंद हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में हम कितना नीचे गए हैं हमें दिखाई दे रहा है।
कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की जो कीमत है भारत में किसी भी स्टेट में आज के दौर में हर आदमी के लिए बढ़ी है। बट सबसे बड़े जो भुक्तभोगी हैं, जिनको सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, वो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो एक परिणाम है वो सामने आ रहा है। और ये जो दूसरा मिथक है कि तीसरा मिथक है मोदी इज इनविंसिबल, उसको तोड़ रहा है। और भाजपा की जो छटपटाहट है, छोटे से छोटे दल को तोड़ के अपने अलायंस में लाने की जो छटपटाहट है, वो उनका 2024 का यही डर है कि 2024 बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। और कहीं अगर अपोजिशन ने सच में एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज शो पेश कर दिया, तब तो इसमें कोई शक ही नहीं रहेगा, ये उनका डर। इस डर में वो एक और भ्रम तोड़ रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है कि मोदी अजेय हैं, शेर अकेला चलता है। 30 लोगों के झुंड वाला शेर अकेला नहीं चलता है। और 30 वाला जो झुंड है वो 24 वाले झुंड से बड़ा ही होता है, छोटा नहीं। लेकिन किसी भी लोकतंत्र के लिए ये एक बेहतर स्थिति है। और हाँ, जो तीसरे मिथक की मैं बात कर रहा था कि मोदी नहीं तो कौन, मैं देख रहा हूं ये सवाल अब सिरे से गायब हो चुका है। वैसे भी देश को एक आदमी नहीं चलाता, और ऐसे आदमी को तो चलाना भी नहीं चाहिए जो ये कहे कि मैं सोचता नहीं, कर देता हूं। कोई भी चीज, देश हो, परिवार हो, संगठन हो, वो साझेदारी में चलता है। जो जिस विषय का एक्सपर्ट हो, आप उससे उस विषय पर सलाह लेते हैं। एक पूरी व्यवस्था होती है, एक ब्यूरोक्रेसी होती है, एक एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, पॉलिसी कमीशन होता है, प्लानिंग कमीशन होता है, नीति आयोग होता है। आप बहुत कुछ सोच विचार के एक एक्सपर्ट्स की टीम के साथ देश चलाते हैं। राहुल गांधी ने बार बार अपनी तमाम चीज़ों से, चाहे कोविड को लेकर उनकी दी गई सलाहें हों या और भी तमाम मुद्दों पे उनकी जो सलाहें, उन्होंने ये बहुत साफ एक ऑल्टरनेटिव तो दिया ही है। लेकिन अगर वो ना भी दिया होता तो अपने आप में इस सवाल का हटना ही बहुत बेहतर है कि फलाने नहीं तो कौन। ये सवाल भारत से केवल नेहरू के बाद पूछा जा सकता था, और जो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े अखबारों ने पूछा, उस समय पूरी दुनिया का कंसर्न ही यही था, आफ्टर नेहरू हु। नेहरू जी ने जो संस्थाएं बनाई थी, आजाद भारत की पहली कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो संस्थाएं बनाई थी, नेहरू ने, पटेल ने, शास्त्री ने, गुलजारीलाल नंदा ने, मोरारजी देसाई ने, जो बाद में उधर गए, के कामराज ने, कांग्रेस स्ट्रक्चर ने जो संस्थाएं बनाई थी, उन्होंने साबित किया कि अब इस देश को किसी महामानव की जरूरत नहीं। इस देश में एक सिस्टम इन प्लेस है, और वो अपने लिए एक नेता निकाल भी लेगा। और ये सबसे जो बड़ा तीसरा मिथक टूटा है, ये जरूरी है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और साझा करें अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया। सी यू ऑल अगेन, बाय बाय।